है है ठीक है, क्योंकि स्केलेटन दूसरा कंपोनेंट है। कैलेंडर की ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ यूज़र आता है, सर्च करता है, लेटेस्ट डेटा आ जाता है। हमने ये फीचर नहीं दिया हुआ कि हिस्टोरिकल डेटा लेकर आए। अब आप ये समझें कि यार अगर मुझे एंड डिज़ाइन में से सिर्फ कार्ड का कंपोनेंट यूज़ करना है तो पूरी एंड डिज़ाइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन इतनी सी, एंड डिज़ाइन, फर्क समझ रहे हैं? Yes, sir. एप्लीकेशन कितनी है, इतनी सी, और एंड डिज़ाइन इतना बड़ा। अब आप लेकर आ गए, आपने बनाई एप्लीकेशन, खुश हो गए कि यार मैं तो कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। गिनती के आपने 2 से 3 कंपोनेंट यूज़ किए, पीछे आपने जो है ना इतना बड़ा इंपोर्ट कर लिया एंड डिज़ाइन का बिल्ड फाइल। अब वो डिप्लॉय करने में भी जाहिर सी बात है जगह ज़्यादा चाहिए, फिर रेंडरिंग में भी टाइम लगेगी क्योंकि वो पूरी लाइब्रेरी लोड होगी, फिर उसका जो कंपोनेंट रेंडर होगा। अब इतनी बड़ी जो है हम क्यों पालें भाई? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए शेड सीएन इंट्रोड्यूस हुआ या वो मार्केट में अवेलेबल है। शेड सीएन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंस्टॉल करो, वो डिफ़ॉल्ट एक कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। फिर उसके बाद अगर आपको कैलेंडर डालना है ना, तो आप कमांड लिखेंगे मिसाल के तौर पे ABC ऐड बटन, ABC ऐड कैलेंडर। वो सिर्फ वही बटन और वही कैलेंडर डालेगा जो कि जिसका आपको यूज़ करना है। अब एप्लीकेशन इतनी सी और डिज़ाइन फाइल भी इतनी सी, ठीक है? एप्लीकेशन अगर इतनी बड़ी है तो डिज़ाइन फाइल इतनी बड़ी है उसके हिसाब से, ठीक है? तो शेड सीएन ने ये मसला रिजॉल्व किया। दूसरा मसला देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट कलर पिकर फ्रॉम एंड डिज़ाइन। ये अगर आप देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे इस तरीके का कोई पाथ होता है, जब आप उस पर कंट्रोल करके क्लिक करते हैं तो ये कहाँ लेके जाता है, आपको कभी चेक किया? नहीं सर, कभी नहीं किया। नोड मॉड्यूल्स में ये चेक किया आपने कभी? इस तरीके का जो पाथ होता है जो कि लाइब्रेरी नेम पे डिपेंड करता है, जब आप इस पर कंट्रोल करके क्लिक करेंगे ना, ये आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की बिल्ड फाइल पे ले जाएगा जो कि कंपाइल्ड फाइल जनरेट हुई है। अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर। CSR के अंदर है हम, मिसाल के तौर पर कोशिश करता हूँ रिएक्ट में चला जाए। देखिए मैंने कंट्रोल किया, ये अंडरस्कोर करके मुझे लाइन दिखा। अभी कहाँ आ गया, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गया। ये पर्टिकुलर फाइल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? इसकी वजह क्या है? जितनी भी ये लाइब्रेरीज हैं एंड डिज़ाइन मटेरियल यूआई, ये करती हैं, ये रेफरेंस करती हैं कंपोनेंट अपनी बिल्ड फाइल से। जैसे इंपोर्ट कलर पिकर फ्रॉम एंड डिज़ाइन, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम मटेरियल यूआई। अब मिसाल के तौर पे थोड़ा सा समझिएगा, बटन के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा सोचते हैं, स्टैंडर्ड बटन कौन से होते हैं? या तो बटन के स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर बॉर्डर होंगे, या फिर राउंड बॉर्डर होंगे, या बटन सर्क्यूलर होगा। ऐसा है? ऐसा ऐसी है, कौन कौन एग्री करता है भाई? ऐसा ही। सही। आप नया लेकर आए, आपने बोला यार मुझे बटन को मॉडिफाई ऐसे करना है कि टॉप वाला बॉर्डर राउंड हो और लास्ट वाला बॉर्डर राउंड हो, टॉप लेफ्ट राउंड हो, बॉटम राइट राउंड हो। तो शेप कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का, यूँ चकोर, फिर यूँ और फिर यूँ। मैं बना के दिखा देता हूँ वरना शायद आप लोगों को समझ नहीं। लीफ स्टाइल। ऐसा, देन शार्प एजेस, देन राउंड, इसको भी थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, एंड देन यू, और फिर शार्प एज। अब ये स्टैंडर्ड बटन तो नहीं है ना, सही है? स्टैंडर्ड बटन क्या होगा, या तो सब राउंड है या स्क्वायर शेप है, ठीक है? इसके लिए मसला क्या आएगा, मुझे ओरिजिनल बटन के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना है। बात समझते हैं? ऐसा कर लो। एंड डिज़ाइन डायरेक्टली आपको ये नहीं देगा कि भाई आप ये उस तरीके की जो है कारीगरी अगर आपको करनी तो आप कर सकते, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको उसके लिए बहुत CSS लिखनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं ये होगा, जो कि बेसिकली आइडियल नहीं है, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा CSS लिखनी पड़ेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस हो रहा था नोड मॉड्यूल के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप नोड मॉड्यूल के अंदर जाके चेंज कर भी देते तो एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करेंगे तो नोड मॉड्यूल वापस रीइंस्टॉल होगा, सारी चेंजेस गायब हो जाएंगे। ये बात समझ आती है? यस समझ आती है? सर, यस सर, आती है सर। जिसको नहीं आई, जिसको नहीं आई वो शेड सीएन से समझ, ठीक है?
शेड सीएन कंपोनेंट आपकी कोड के अंदर ही बनाता है और कंपोनेंट का कोड ओपन होता है। अब आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ शेड सीन की वेबसाइट पे और फिर पहला स्टेप है गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर देखें तो क्या कह रही है, जैसे कि नबील भाई ने बताया कि शेड सीन कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, ये क्या है, collection of reusable component that you can copy and paste into your apps। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपोनेंट का कोड बना के रख दिया, सही है। जब आप कमांड चलाते हैं तो वो कोड ऐड कर देते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी रखी हुई है जिसमें जाके कंपोनेंट की फाइल बनाते हैं और आपका कोड वहाँ पे रख देते हैं। अब आप उसको चाहे ऐसे जैसे भी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये कैसे, मिसाल के तौर पर कंपोनेंट आपने बनाया, कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं, आप बटन की फाइल बनाते हैं, उसमें अपना सारा कोड लिखते हैं। अगर आप कस्टम लिख रहे हो, ऐसा है, ऐसा है नहीं। यस सर। जो शेड सीएन है ये आपके लिए यही करता है, कंपोनेंट का फोल्डर बनाएगा, बटन की फाइल बनाएगा, उसमें कोड डाल देगा। अब कोड को चेंज कर लें आप, बस यही करना है, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन पे आया था, फ्रेमवर्क कौन सा है भाई, वाइट, एस्ट्रो, रिमिक्स, नेक्स्ट। कमांड क्या है भाई, npx @shedcn@latest init। इसमें कोई मसला नहीं। शेड सीन की वेबसाइट पे और फिर पहला स्टेप है गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर देखें तो क्या कह रही है, जैसे कि नबील भाई ने बताया कि शेड सीएन कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, ये क्या है, collection of reusable component that you can copy and paste into your apps। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपोनेंट का कोड बना के रख दिया, सही है। जब आप कमांड चलाते हैं तो वो कोड ऐड कर देते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी रखी हुई है जिसमें जाके कंपोनेंट की फाइल बनाते हैं और आपका कोड वहाँ पे रख देते हैं। अब आप उसको चाहे ऐसे जैसे भी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये कैसे, मिसाल के तौर पर कंपोनेंट आपने बनाया, कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं, आप बटन की फाइल बनाते हैं, उसमें अपना सारा कोड लिखते हैं। अगर आप कस्टम लिख रहे हो, ऐसा है, ऐसा है नहीं। यस सर। जो शेड सीएन है ये आपके लिए यही करता है, कंपोनेंट का फोल्डर बनाएगा, बटन की फाइल बनाएगा, उसमें कोड डाल देगा। अब कोड को चेंज कर लें आप, बस यही करना है, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन पे आया था, फ्रेमवर्क कौन सा है भाई, वाइट, एस्ट्रो, रिमिक्स, नेक्स्ट। कमांड क्या है भाई, npx @shedcn@latest init। इसमें कोई मसला भाई, ये कॉपी यहाँ से करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझसे पूछेगा भाई तुम्हारा वो क्या है, सॉरी पैकेज मैनेजर क्या है तुम्हारा, npm कौन कौन कह रहा है, यार्न, npm ठीक है। प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मैं CSR SSR को क्लोज कर देता हूँ और फिर हम टर्मिनल में जाते हैं यहाँ पे, अब मैं कर देता हूँ यार पेस्ट, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने गलत जगह इंस्टॉल कर दी, CD क्लास 10 कोड और अब यहाँ पे पेस्ट कर। ओके, विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज, न्यूयॉर्क और डिफॉल्ट, क्या करें, न्यूयॉर्क, मर्जी है यार आपकी, जो भी करना है। ये हम आगे बढ़ेंगे, याद देखा नज़र लग गई, रुक गया मेरा सिस्टम, कौन था ये डिफॉल्ट वाला, वापस चलाएंगे, अब डिफॉल्ट ही करूँगा। अच्छा, अभी कलर स्कीम पूछ रहा है, ठीक है, बेस कलर स्कीम, न्यूट्रल, ग्रे, जिंक, स्टोन, स्लेट, कर ले यार, जिंक कर लेगा। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज CSS वेरिएबल फॉर थीमिंग, ये बात किसको समझ आती है, बताओ तुम बताओ, ब्लू कलर का जिसने पढ़ सीधी, हाँ
कोड में वेरिएबल क्यों बनाते हैं भाइयों? वैल्यू, कोई भी वैल्यू रीयूज करने के लिए, सही है। सीएसएस में वेरिएबल क्यों बनाएंगे? वैल्यू रीयूज करने के लिए। सीएसएस के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रीयूज करने वाली? कलर। अभी जैसे जिंक हमने सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, वेरिएबल बनाएगा, उसमें जिंक का कलर कोड डाल देगा और वो वेरिएबल को रेफर करके पूरे कोड में यूज कर रहा होगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे कल को जिंक समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला यार इसको ग्रे करो या स्लेट कलर करो, मैं क्या करूँगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज करूँगा, हर जगह क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? मैंने डायरेक्ट डिफॉल्ट क्या कहा, हाँ भाई ये तो करना ही है। अब ये कह रहा है अपडेटिंग टेलमेंट कॉन्फ़िग डॉट टीएस, अपडेटिंग ग्लोबल डॉट सीएसएस, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और इसके बाद हो गया काम। क्या कह रहा है भाई ये, सक्सेस प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड, यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स। पहले स्टेप में क्या किया इसने, वाह चलिए ये अच्छी बात है, इस मतलब बोलना नहीं पड़ा। नवीन भाई आपने ताली नहीं बजाई, मैं आपसे नाराज हूँ, क्या रोगे? अच्छा, पहले स्टेप में क्या हुई, कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे स्टेप में क्या करना है भाई, अभी तो बताया, पहले कॉन्फ़िगरेशन होगी फिर कंपोनेंट ऐड करेंगे जो भी यूज़ करना हो। तो अब मैं जाता हूँ अपने शेड सीएन की लाइब्रेरी पे, देखें यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे सारे वही उसी तरीके से एंड डिज़ाइन की तरह कंपोनेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जब मैं किसी बटन को सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मुझे ये यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसका कोड भी दिया हुआ है और इसने इसकी इंस्टॉलेशन कमांड भी दी हुई है। क्या कह रहा है भाई, npx shadcn @latest add बटन, कॉपी किए और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। चेकिंग रजिस्ट्री, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, और फिर क्या कर रहा है, क्रिएटेड वन फाइल। अब देखिए इसने क्या किया, क्रिएटेड वन फाइल, फाइल का पाथ क्या है, कंपोनेंट एसआरसी में कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसमें एक यूआई का फोल्डर है और उसमें बटन डॉट टीएसएक्स की फाइल अवेलेबल है। ओह चले आप इसको रिव्यू करते हैं। मैंने एसआरसी के फोल्डर के अंदर है, मैं ऐप का फोल्डर क्लोज करता हूँ और कंपोनेंट का फोल्डर मैंने अभी अभी देखा, ग्रीन डॉट से मुझे पता चला ये अभी अभी क्रिएट हुआ है। कंपोनेंट को एक्सपेंड किया लेकिन बटन डॉट टीएसएक्स डायरेक्ट आ गया, यूआई का फोल्डर कहाँ है? जैसे ही कंपोनेंट एक्सपेंड किया, यूआई का फोल्डर डायरेक्टली इसने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मजीद कोई फोल्डर नहीं है। तो ये डीप डाउन टू दी लास्ट फाइल या लास्ट प्रोजेक्ट पे ले लिया। अच्छा बटन डॉट टीएसएक्स की फाइल बनी हुई है, सही है। बनी हुई है ना? सर बन गई। क्लिक करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। देखें अब यहाँ पे इसने सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ये स्लॉट कुछ इंपोर्ट करा है किससे, रेडिक्स यूआई डीएक्स स्लॉट। ये क्या है, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास वेरिएंस अथॉरिटी, उससे ये सीपीए इंपोर्ट करा है, टाइप वेरिएंट प्रॉप्स, हमें क्या इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। बटन वेरिएंट्स, ठीक है। अब वेरिएंट्स को देखें, वेरिएंट्स के अंदर इसने डिफाइन किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट जो है उसकी टेलमेंट क्लासेज ये रही, बैकग्राउंड प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी फोरग्राउंड, ओवर ये कलर इसने डिफाइन किया हुआ, आउटलाइन सेकेंडरी घोस्ट लिंक, फिर इसने साइज डिफाइन किए हुए। अगर मैं लार्ज दूंगा साइज तो ये क्या करेगा, हाइट लेगा टेलमेंट की 11, राउंडेड मीडियम और पिक्सल्स क्या है 8, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसने की हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ बटन का एक कोड बना हुआ है, बटन इसने लिखा हुआ है। अब इसको सिर्फ हमें यूज़ करना है। यूज़ कैसे होगा भाई, अब जाते हैं हम अपने CSR वाले कंपोनेंट पे, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखिए बटन का डेटा मैंने इस तरीके से रखा था, मैं काम करता हूँ इसको बटन के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये डेटा बटन के अंदर रेंडर है। ऑटो इंपोर्ट करेंगे, ऑटो इंपोर्ट के लिए क्या है, एंगल ब्रैकेट लगाया, बटन टाइप करता हूँ, देखते हैं क्या इंटेलिजेंस मुझे क्या बताता है। सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है ना वो क्या है, उसी रेफर कर रहा है उसी को जो कि शेड सीएन का कंपोनेंट है। एंटर किया,
कंपोनेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइलिंग पास नहीं की तो ये क्या करेगा, इस कंपोनेंट के अंदर डिफॉल्ट स्टाइल्स पास हो रहे हैं। डिफॉल्ट वेरिएंट लिखा हुआ है, वेरिएंट इसमें साइज डिफॉल्ट लिखा हुआ, साइज डिफॉल्ट। अगर मुझे इंडिविजुअली पास करना है तो आप देखें कैसे पास करना। स्पेस दिया, ठीक है। इसको चेक करते हैं भाई, वेरिएंट की प्रॉपर्टी है इसके पास, वेरिएंट आ गया यहाँ पे। जैसे ही वेरिएंट को कोटेशन देके मैंने खोला, मेरे पास अवेलेबल है डिस्ट्रक्टिव, बूस्ट, लिंक, आउटलाइन, सेकेंडरी। ये सारे कलर थीमिंग है जो कि हम कोड में रिव्यू कर रहे थे। ये समझ आ रही है बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर क्या था, हमने एक और चीज देखी थी, साइज। साइज क्या थी? लार्ज, स्मॉल, आइकन और खाली मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हो। लार्ज, ठीक हो गया। अब क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। ये रिमूव कर लिया मैंने यहाँ से, और ये कॉपी करते हैं हम, यहाँ नीचे भी पेस्ट करते हैं। इसका वेरिएंट क्या रखूं? वेरिएंट बेसिकली इसकी कलर थीमिंग है, बताएं क्या रखूं? घोस्ट, कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि आइए साथ पे आ गया बटन का शेप यहाँ पे, नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। ओ, कलर बहुत हो रहा। अब देखिए नजर नहीं आ रहा। क्या मुझे CSS लिखने की जरूरत है? यस सर। प्लस सर, मगर कस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। शेड चेंज के कंपोनेंट में जाता हूँ, कोर्स की स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ से हम गोला गड्ढा बना सकते हैं। बटन में क्या सेकेंडरी आपको नजर नहीं आ रहा था ना? यस सर। ठीक है, बताएं कोई कलर बताएं। सर रेड कलर ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा। हो गया? क्या क्या मैं कह रहा यहाँ पे सेकेंडरी वेरिएंट के अंदर एक सेकेंडरी की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसे क्या किया, सिर्फ पहले था BG सेकेंडरी, मैंने इसे रिप्लेस किया। मैंने कहा यार इसको कर दो BG पर्पल -500। ये टेलमेंट की क्लास आप सबको आती है, पता है ना? BG अगर रेड करूंगा 500 तो रेड हो जाएगा, ठीक है। और बूस्ट जो है उसमें आप देखें कोई बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार मुझे तो डालनी है, तो BG ब्लू -300 मिसाल के तौर पर, हो गया, ठीक है। यस सर। इस तरीके से मजीद और कौन से कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं? ट्रैफिक लाइट लग रही है मुझे, इसको मजीद इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ब्लू की जगह पे कौन सा होता भाई? येलो होता। हाँ भाई वाह, गलती वो पकड़ते हैं ना कैसे वाली, ये क्या पकड़ा है? अच्छी गलतियाँ पकड़ा है, कि भाई ने पकड़ी थी ना गलती। ओके, BNB की जगह पर एक और पॉइंट बना था। क्या कह रहे हैं? लॉस्ट पॉइंट, यार इस बंदी के पास स्टॉक है, आप इनसे रब्ता करें, ये करोड़पति है। हाँ। लिंक मैं असल में मैं कहीं बाहर हूँ अभी, खैर वहाँ पे आप मैं जाके डेटा पूछ से लें, वहाँ पे घर पे आके ना अबू से पूछ। ठीक हो गया। ट्रैफिक लाइट बन गई, रेड येलो 3, करना कुछ पड़ा? कुछ भी नहीं, 2 मिनट लगे मुझे रिपोर्ट करने में, उसके बाद मैंने इसका कलर असाइन किया और मेरे पास हाँ मजदूर है। काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब मजीद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक थीमिंग का कॉन्सेप्ट भी है और मजीद डिटेल है, लेकिन मसला ये है अभी क्लास का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है,
मैं दिखाता हूँ, मुझे नहीं, आपको आज वहाँ पे अभी पढ़ाने का है मजदूर काम कर रहे हैं, वो चढ़ा देंगे। और आपको जो है हाँ हाँ, वो कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट चल रही है। जो पढ़ाना था उससे आगे की चीज़ आपने पढ़ी। हम्म, मुझे आपको ये पढ़ाना था, ठीक है। इसमें हमने शेड सीन भी यूज़ किए और इसमें हमने एक एपीआई यूज़ की हुई जो कि एनालाइज करेगी यूज़र ने जो रिमार्क्स दिया उसको। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ आई हैड अ बैड डे टुडे, ठीक है, और इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब तो चलना चाहिए। पीछे एपीआई जो लगी वो ज़रा टाइम लगेगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। ओके, कोई मसला आ रहा है, देखते हैं क्या मसला है। बेटा डिसेबल लग रहा है मुझे। पर सेंटिमेंट एनालाइजर जो है मुझे पढ़ाना था, ठीक है, लेकिन वो हम इस क्लास में कवर नहीं कर सके क्योंकि आप लोग CSR ISR पढ़ के नहीं आए। अब मजीद थोड़ा सा खेल लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकते। उससे पहले किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, पूछें। सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोलें प्लीज़। हर प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगी। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल इंस्टॉलेशन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात मजीद करते हैं कुछ चीज़ों पे जो कि मैं शायद पढ़ा सकता हूँ, तो वो अच्छे टॉपिक है। अब देखें, आपने एक चीज़ समझ ली कि यार एक पेज है उस पर डेटा नज़र आ रहा है, तब तक तो बात ठीक है। अब डेटा शेयर भी तो हो रहा होगा। डेटा शेयरिंग का मतलब जो है एक्चुअली है क्या? कोई बताएगा डेटा शेयरिंग का क्या मतलब है, मैं क्या रेफर कर रहा हूँ? पीडीएफ में एप्लीकेशन लेवल पे क्या हो गया? एप्लीकेशन लेवल पे क्या हो गया? अच्छा मैं बताऊँ, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है VS कोड जो आप सब यूज़ करते हैं, ऐसा है। ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? एड्रेस। फाइल का पाथ, सही है। और जब साइट पे जाते हैं तो ये इसे हाईलाइट कर रहा है, ऐसा है। ऐसा ऐसा ही है। दोनों के पास एक कंसिस्टेंट स्टेट है। इसे भी पता है कि page.tsx दिखाना है और इसे भी पता है कि page.tsx का पाथ दिखाना है। कहीं ना कहीं तो इन दोनों के पास कहीं से डेटा आ रहा होगा जो ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ऐसा है। ये भी page.tsx दिखा रहा है, ये भी page.tsx दिखा रहा है और ये भी page.tsx दिखा रहा है। इसका मतलब इन सब के पास वही डेटा आ रहा है, या तो सोर्स एक है या मल्टीपल सोर्स है। अब डेटा शेयरिंग या डेटा ट्रांसफर की कुछ टाइप्स है, टाइप्स नहीं फ्लो है। देखें, जब आप अपनी लॉगिन स्क्रीन पर जाते हैं फेसबुक की मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपने लॉगिन का बटन दबाया, इंटरफेस चेंज हुआ, यहाँ पे आपकी आ रही प्रोफाइल पिक्चर, सही है, और नीचे क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है भाई? फेसबुक यूज न्यूज़ फीड, ऐसा है ना? Yes, sir. या मैं अनोखा यूज़ करता हूँ बस? सही। अब मुझे ये बताएं, जब आप लॉग आउट थे तो हेडर के पास कुछ और डेटा था या हेडर विजिबल ही नहीं था और न्यूज़ फीड भी नहीं थी? जब लॉग इन किया तो हेडर भी चेंज हो गया और मेन पेज भी चेंज हो गया, उसमें न्यूज़ फीड नज़र आ रही है, Yes, sir. ऐसा हुआ क्यों? दूसरे पेज पे चले गए, पार्ट चेंज हो गया, मगर उस पेज पे भी तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स ने ये कैसे डिटेक्ट किया कि ये यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है?
देखो डेटाबेस से डेटा आ गया, डेटाबेस ने कहा ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। फ्रंट पे हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को कैसे पता होगा कि ये बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है? कौन कौन करे पाथ देंगे? मिडिल में कहाँ से आ गए भाई? सोच के बताएं। थोड़ा सा सोचता है मजीद। लेकिन डेटा आया, जब लॉगिन हुआ तो डेटा आया, यूजर का सेव हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, एप्लीकेशन में कहीं भी सेव हो गया। अब वो डेटा हर जगह इंजेक्ट करना है ताकि हर कंपोनेंट को ये पता हो कि भाई फला बंदा लॉगिन है, उसका डेटा ये ऐसा है। तभी आप डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि यार ये यूजर लॉगिन है या नहीं। हेडर कंपोनेंट कहीं और है, न्यूज़ फीड का कंपोनेंट कहीं और है, साइड बार का कंपोनेंट कहीं और है, लेकिन किसी ना किसी डेटा सोर्स को रेफर कर रहे होंगे जो कि उनमें डेटा ऐड कर रहा होगा या पास कर रहा होगा, जिसकी बेस पे वो कंपोनेंट की है या जो भी चीज़ है वो डेटा जैसे ट्रांसफर करती जा रही है। अब वो कितने फेजेस में हो सकता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। आपकी एप्लीकेशन में जो कॉइन लेयर वाली थी, सही है, उसमें क्या था, एक मार्केट का कंपोनेंट था, ठीक है। मैं इस कंपोनेंट को ऐसे रेंडर करूँ, समझ आती है ना बात? ये क्या था भाई? मार्केट, डिफॉल्ट सर वो था। ठीक है। आपने क्या किया, इसके टॉप पे एपीआई कॉल की, ऐसा ही है। और इसके अंदर मजीद कौन से कंपोनेंट थे? कौन से कंपोनेंट थे? अब जरा सोचते हैं, जो चैट चेन से हमने इंपोर्ट किया वो क्या था? बटन थे, 3 बटन थे। उन 3 बटन में आप क्या कर रहे थे? डेटा पास कर रहे थे जो एपीआई से आ रहा था। ऐसा जो एपीआई से डेटा आ रहा था वो यहाँ मैंने पास किया, तो मैंने इसको भी पास किया और वो मैंने इसे भी पास किया। तो ये क्या हो रहा है? बटन खुद से तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना, बटन के पास किसने डेटा पास किया? एपीआई ने करा। एपीआई ने। और एपीआई, यहाँ पे एपीआई वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, पेरेंट ने डेटा फेच। अब मिसाल के तौर पर आपने मजीद लॉजिक लिखी, आपने कहा शेड सीएन से कहा कि यार मैं इसके बटन क्लिक पे एक इवेंट कॉल करूंगा, मिसाल के तौर पर। अभी आपने एपीआई से डेटा फेच किया और अब आप एक ऐसा फीचर बना रहे हैं कि जिस बटन पे कॉल करो सिर्फ उसी का डेटा रिफ्रेश हो, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको कर, यार कर्सर वो हो गया, देखें ये है बीएनपी, मिसाल के तौर पे ये है बीटीसी। अभी क्या होता है, जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो इन तीनों के पास डेटा रिफ्रेश होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब ये एग्जेसिव डेटा है ना, मैं चाह रहा हूँ अगर मुझे बीएनपी का सिर्फ अपडेटेड रेट देखना है तो मैं सिर्फ उसी का देखूँ, बीटीसी का नहीं देखना। तो उसके लिए मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा मज़ीद इसको समझें बड़े लेवल पे, अभी तो 3 कॉइन का डेटा आ रहा है, 1000 कॉइन का डेटा आ रहा है, और हर पेज रिफ्रेश पे आप 1000 कॉइन का डेटा ला के अपडेट करें, तो ये मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस है या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? मिसाल के तौर पे भाई आते हैं, भाई को सिर्फ बीटीसी का डेटा चेक करना है, तो बीटीसी पे क्लिक करें, रिफ्रेश के बटन पे, डेटा अपडेट हो गया, सही है। उसमें ट्रांजैक्शन का टाइम भी कम है, डेटा जल्दी भी आएगा और क्विकली अपडेट हो जाएगा, ऐसा है। ऐसा ही है। अब पहला डेटा जो ट्रांसफर हुआ कहाँ से हुआ? पेरेंट टू चाइल्ड। जब फर्स्ट फ्रेश रिफ्रेश पे जो हुआ या फर्स्ट रेंडरिंग पे हुआ
पेरेंट ने एपीआई से डेटा कॉल किया और फिर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया। अगला डेटा जब चाइल्ड पे क्लिक हुआ तो पेरेंट को ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई चाइल्ड पे क्लिक हुआ है, इस पर्टिकुलर चाइल्ड का डेटा रिफ्रेश करो। वो जो होगा वो डेटा ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? एपीआई से जो पहले इवेंट किया है चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट ने डिटेक्ट किया, एपीआई रिफ्रेश की और डेटा वापस चाइल्ड के पास इसी रूट के थ्रू आ गया। ये बात समझ आती है? सर अब ये कब हो रहा है? अब ये देखें, दो तरह के हमने डिसाइड कर लिए, डिस्कस कर लिया इसको, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। अब ये तो इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई यहाँ पे पेरेंट होना ज़रूरी है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड होगा तो ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक तीसरी टाइप रह गई जो कि आप मुझे बताएंगे क्या हो सकती है। सॉरी, चाइल्ड टू, बोलो बोलो, सोच के जो बोलो हो सकता है सही हो। चाइल्ड टू चाइल्ड कुछ हद तक पहुंच गई है। सिबलिंग टू सिबलिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप उसको सोच सकें। डेटा ट्रांसफर हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हो गया। आपने मुझे एक चीज़ कही कि सिबलिंग में यानी सेम लेवल कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर मैं इस कंपोनेंट यानी ये जो पहला वाला ब्लॉक है इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के बात करूं, तो अगर मुझे चाइल्ड के अंदर भी डेटा ट्रांसफर करना है तो मिसाल के तौर पे इस चाइल्ड से पहले मैंने भेजा पेरेंट में और पेरेंट ने इसको भेज दिया अपडेटेड डेटा, तो सिबलिंग के दरमियान डेटा ट्रांसफर हो गया, सही है। लेकिन अगर इस कंपोनेंट को डेटा चाहिए यहाँ से, यहाँ हो गया मसला। अब यहाँ पे पेरेंट नहीं है बीच में और इन दोनों के ऊपर हो सकता है अगर इन दोनों ब्लॉक के ऊपर एक और पेरेंट हो तो मैं वहाँ उसको भेजूँ और फिर वहाँ से लेकर आऊँ। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये कि यार इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हायरार्की 100 कंपोनेंट्स की है तो मैं यूँ भेजता जाऊँगा ऊपर और फिर वहाँ से लेता जाऊँगा, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे 4 लेयर का कंपोनेंट है और डेटा आखिरी वाली लेयर को चाहिए तो क्या मैं पहले चौथी से तीसरी पे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे डेटा भेजूँ, फिर पहले से वापस दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे भेजूँ? इतना घुमाऊंगा डेटा। अब ये बात समझ आती है आपको? इसका भाई आपने काम किया हुआ है ना रिएक्ट, क्या सॉल्यूशन है इससे? प्रॉप से करेंगे तो प्रॉप ड्रिलिंग हो जाएगी ना, वही जो मैं बता रहा हूँ टक टक करिए। क्या कौन कह रहा था भाई कॉन्टेक्स्ट, और किसकी आवाज़ है? आप तो माशाल्लाह काम करते हैं यार। थोड़ा सा बताएं कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? हम्म, ठीक होगी। अभी फिर से बजाने में भाई ने इतनी मुश्किल चीज़ बताई, वो तो समझाने के लिए मैं बैठा हूँ ना। दूसरा आदमी भाई ने मुश्किल बनाया तो तालियां बजा रहे हैं, मैं अच्छा समझाऊंगा तो तालियां नहीं बजाएंगे। ये तो खुला तजाद है। ऐसे ही है नबील भाई, तुम तालियां ही बजाते रहोगे बस, केक वेक लेकर आओ, खर्चा करो थोड़ा। दोस्त तुम जा नहीं रहे हो भाई,
3 पाउंड तुम्हारा, 3 पाउंड तुम्हारा, मैं बैठा हुआ हूँ। तुमने ऑर्डर कर दिया? अरे भाई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं खाना। अच्छा यार, आगे चलता है। ये बात समझ आ गई आपको कि यार पेरेंट टू चाइल्ड था, चाइल्ड टू पेरेंट था, और दूसरा ये था कि सेम लेवल सिबलिंग। और अगली टाइप आई अगर सिबलिंग या कंपोनेंट डिफरेंट लेवल्स पे। अब इसका सॉल्यूशन जो है ना छोटी एप्लीकेशन के लिए, रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सही है। इसमें बहुत ही टॉप लेवल पे समझना, हम एक काइंड ऑफ स्टोरेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, और जिस भी कंपोनेंट को चाहिए होता है वो उस स्टोरेज को किसी भी लेवल से रेफर करता है और वहाँ से डेटा ले लेता है। ठीक है। मुझे जो ये लेवल वाला जो डेटा घुमाना था ना, मिसाल के तौर पे ये मेरी 4 उंगलियां देख रहे हैं आप, इस वाले कंपोनेंट को इस वाले कंपोनेंट को डेटा देना है, तो पेरेंट चाइल्ड में क्या मसला है, कंपोनेंट का डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये शेयर कर रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सही है। इसमें कितना जो स्टेप्स हैं वो कितने, 1 2 3, फिर ऊपर 4, फिर 5 6 7 8 स्टेप्स में डेटा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ग्लोबली एक स्टोर बना के वहाँ डेटा रख लिया, प्रोवाइडर जो भी वो कीवर्ड यूज़ कर रहे थे वो आगे समझेंगे, वहाँ डेटा रखा। इसको डेटा चाहिए ना, ये सिर्फ उस स्टोर को कॉल करेगा, डायरेक्ट वहाँ से डेटा अवेलेबल होगा। समझ आ गई। तो पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट कब यूज़ करें, जब लेवल्स कम हो, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत हो। तभी आपने देखा कि हमने जो शेड सीएन का जो कंपोनेंट यूज़ किया था बटन, उसके अंदर हम डेटा पास कर रहे थे बीटीसी का रेट, क्योंकि पेरेंट डायरेक्ट कंपोनेंट था, सॉरी पेरेंट नहीं, चाइल्ड डायरेक्ट कंपोनेंट था पेरेंट का, तो हमने डायरेक्टली पास कर दिया। उन चीज़ों के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करने की ज़रूरत है। ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन बताया ना, इसके लिए ज़रूरत है। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है, मिसाल के तौर पर उसकी लिमिटेशन क्या है, उसमें हर टाइप ऑफ डेटा के लिए, यानी एक पर्टिकुलर रिसोर्स का डेटा है, उसके लिए आपको एक नया स्टोर या प्रोवाइडर या काइंड ऑफ आप समझ लीजिए स्टोर बनाना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे 10 किस्म का डेटा है ना, 10 किस्म के स्टोर बनाएंगे, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके लिए फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, उसके एक का नाम रिडक्स है, एक आई थिंक जू स्टैंड करके एक है, वो उस कोर्स का पार्ट नहीं। तो हम खाली कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, खत्म। सही है। अब कितना टाइम रह गया, 10 मिनट है यार, ये 10 मिनट निकालना मुश्किल हो गई है। कोई जोक सुना दे, रिवीजन सवाल पूछ लो, फिर वहां से रिवीजन करते हैं।